नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, जिसको रिसेंटली भारत ने बॉम्ब किया था, आप सबको याद होगा, काफी न्यूज में था ये। इसी की बॉम्बिंग के बाद अचानक से यूएस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और सीज फायर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक से नूर खान एयरबेस के बारे में बहुत ही बड़ा क्लेम किया है पाकिस्तान के वरिष्ठ मिलिट्री एक्सपर्ट ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, यहाँ पर लिखा है नूर खान एयरबेस एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल के अंडर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जर्नलिस्ट यहाँ पर कह रहा है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे अनपढ़ टाइप के जर्नलिस्ट हैं। आप देख सकते हो जैसे वो इंग्लिश की उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे वो बात करते हैं। लगता है कि इतने एजुकेटेड लोग वो है नहीं, पर जर्नलिस्ट कहीं से वो लोग बन गए। मगर इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्तियाज गुल की, एक हाईली रिस्पेक्टेड नाम मिलिट्री सर्कल में। उन्होंने ये दावा किया है रीसेंट वीडियो में कि नूर खान एयरबेस को एक्चुअली अमेरिकन्स कंट्रोल करते हैं, और इसलिए जब यहाँ पर इंडियंस ने बॉम्बिंग करी, जब इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया अच्छे से, यहाँ पे आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से इंडियन मिसाइल्स ने डैमेज कर दिया। अचानक से अमेरिकन्स हरकत में आ गए। ये जो छोटी सी क्लिप है इम्तियाज गुल की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मिलिट्री एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी किताबें ये लिख चुके हैं, और क्यों इनकी एक स्टेटमेंट आज के समय इतनी ज्यादा डिस्कशन का पात्र बन रही है। इतने जरा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इनकी एक स्टेटमेंट को लेकर। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट क्या बताएंगे नूर खान बेस के बारे में। इनका जो वैसे यूट्यूब चैनल है ब्लॉग्ड इंडिया में, बट ये जो स्टेटमेंट इनकी, दिस मैटर्स अ लॉट। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर किससे बता रहे हैं कि नूर खान बेस पर काफ़ी बार अमेरिकन मिलिट्री के कार्गो उतारते थे। अमेरिकन मिलिट्री अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना होता है इस एयरबेस को यूज़ करती थी। ये प्राइमरली वैसे ये अफ़गानिस्तान वॉर की बात कर रहे हैं, जब यूएसए ने ऑक्यूपाई कर रखा था अफ़गानिस्तान। उस टाइम बिल्कुल नूर खान बेस को अमेरिकन्स ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। मगर इनके शब्दों से, इनकी स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि अमेरिकन्स का जो कंट्रोल है और अमेरिकन्स का जो इंटरेस्ट है नूर खान बेस पर, ये खत्म नहीं हुआ है। आज भी अमेरिकन्स नूर खान बेस की जो इंपॉर्टेंस है इसको काफी ऊपर रखते हैं, और इसलिए जब इंडियंस ने नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया, तब अमेरिका के जो ये जेडी वैंस हैं, उन्होंने इमरजेंसी फोन कॉल करनी स्टार्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट को। और फिर उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह हैं, इन्होंने भी फोन किया, दरख्वास्त करी कि अभी के लिए पॉज कर लीजिए। और फिर अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो इम्तियाज गुल हैं, ये हामिद मीर टाइप के जर्नलिस्ट तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपका एक जेन्युइन कंसर्न यहाँ पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अगर ये लोग किसी को मानते हैं अपने देश में, तो वो हामिद मीर है। और हामिद मीर की हालत आपने देखी होगी। आज से 1 साल पहले जब पीएम मोदी ने एक स्पीच के दौरान अरबन नक्सल ये वर्ड यूज किया था, इस भाई को लगा कि पीएम मोदी ने बोला अरब नस्ल, और ये 3-4 अरब लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा था कि पीएम मोदी अरब नस्ल के लोगों की बात कर रहे हैं कि जी अरब नस्ल के लोगों के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये होगा। तो मतलब बुरे हाल है इनके। एक्चुअली आम पाकिस्तानियों का भी मैं देखता हूँ, कभी एक दो पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में आ जाती है खराब कमेंट, कुछ बुरा लगता भी नहीं है, क्योंकि जैसे टाइप करते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज होती है। बट इम्तियाज गुल की अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है पीटीवी, वहां पर काम कर चुके हैं। साल 2020 तक वहां पर काम करते थे। उसके बाद पाकिस्तान में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, वहां पर एज वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं ये। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, काफी फेमस किताबें हैं। पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर ओसामा बिन लादेन, फिर द मोस्ट डेंजरस प्लेस, पाकिस्तान लॉलेस फ्रंटियर, Al Qaeda connection, Taliban and terror in the tribal areas, the unholy nexus, Afghan Pak relations under the Taliban, पाकिस्तान पिवट टू हिजबुल तहरीर ग्लोबल कैलिफेट। बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है इनको। अगर आपको
जेन्युइनली समझना है ना कि पाकिस्तान का जो ये टेररिज्म का कैंसर है, इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, तो इनका काफ़ी मटेरियल पढ़ने लायक है। ऑफ कोर्स आपको माइंड में रखना होगा कि इन द एंड ही इज़ पाकिस्तानी, तो कहीं न कहीं इनकी एक बायसनेस सामने आ जाएगी। बट कई फॉरेन न्यूज़ आउटलेट्स में भी ये लिख चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह। तो जब इनके मुँह से स्टेटमेंट निकलती है ना कि नूर खान एयरबेस अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ये अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, जब भारत ने नूर खान बेस पे अटैक किया था, क्या तब भी अमेरिकन यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग ज़्यादा यहाँ पर आ नहीं सकते थे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी के, इनके एयरफोर्स के बहुत से लोग मारे गए हैं। इनका स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है, चीफ टेक, सीनियर टेक, बहुत सारे लोग इनके मारे गए हैं। बट नूर खान बेस में जिस लेवल का अटैक हमने किया था, उसके बाद कैजुअलिटीज का कभी पाकिस्तान ने बताया नहीं वहां पर कि नूर खान में कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के। ये तो ऑफिशियली ये लोग बोलते हैं कि इनकी एयरफोर्स के बहुत सारे लोग मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया का एक भी पायलट नहीं मारा गया। बट पाकिस्तान नूर खान बेस के बारे में अभी भी डेफिनेटली दुनिया से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अब इसलिए ना पाकिस्तान के अंदर ही जो इनके सीनियर मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो जेन्युइन रिसर्च करते हैं, उनको परवाह नहीं है कि जी हमारी बात कोई किसी को अच्छी लगती है ना अच्छी लगती है, किताबें भी उनको लिखनी होती है, एक लॉन्गर होराइजन की तरह वो लोग देखते हैं। वो जेन्युइनली यहाँ पर ये बात अपने लोगों को बता रहे हैं कि नूर खान बेस वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। नाउ इट वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, क्या आज भी ये अमेरिकन कंट्रोल के अंडर है या नहीं? क्योंकि इस एयरबेस की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एयरबेस को हमेशा नूर खान एयरबेस नहीं बुलाया जाता था, एक टाइम पे इसका नाम था चकलाला एयरबेस। ये जो नूर खान नाम है, इन्होंने साल 2012 में रखा है। इससे पहले आप जाओ, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे आम होते थे। और सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह है कि नूर खान बेस में जैसे इंडिया ने अटैक किया, तुरंत एक सीक्रेट अमेरिकन प्लेन यहाँ पे आ रहा था, जो पूरी दुनिया ने नोटिस यहाँ पर किया है। सो अगेन नूर खान बेस की जो मिस्ट्री है कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए थे स्ट्राइक में, क्या कुछ यूएस भी छुपा रहा है वगैरह, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि थ्योरी बहुत सारी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जी टर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव्स थे वो यहाँ पर थे, वो भी मारे गए थे यहाँ पर। बहुत सारी बातें इस पर बोली जा रही है, बट वो अनकन्फर्म्ड है। मैं यहाँ पे आपको यही कह रहा हूँ, जो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने देश के बारे में क्या कह रहा है, इट इज़ अ शॉकिंग रेवलेशन। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ना धीरे धीरे जैसे एक पजल सॉल्व करते हैं ना, बहुत सी जानकारी धीरे धीरे आएगी नूर खान एयरबेस के बारे में। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आए, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आए, बट इवेंचुअली वन डे पीपल विल गेट टू नो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, सडनली ऑपरेशन सिंदूर पॉज क्यों हो गया था। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड होस्ट किया है। जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2025 भारत ने होस्ट किया है, हैदराबाद सिटी में होस्ट किया गया था ये। आपको बताना है किस देश की कंटेस्टेंट बनी है 2025 की मिस वर्ल्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मिस रशिया, मिस थाईलैंड, मिस जापान या मिस फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा,
कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.